नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बंदरगाह पे या पोर्ट्स के ऊपर। तो बंदरगाह या पोर्ट्स को जानने के लिए आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से बसें आकर के बस स्टैंड पे रुकती हैं, उसी प्रकार से बहुत सारी ट्रेनें जब आती हैं तो वो रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं। तो आप शिप का जो स्टेशन होता है या जहाजों का जो स्टैंड होता है उसे क्या कह सकते हो? बंदरगाह या पोर्ट के नाम से जानते हैं। तो बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। किस प्रकार बने होते हैं ये महाद्वीप का जो किनारा होता है काफी कटी फटी तटरेखा होती है। ऐसे एरियाज में जहां तक समुद्र का जल आता रहता है, ऐसे क्षेत्र पर बंदरगाह बनते हैं। तो किस प्रकार से निर्मित होते हैं? ये कटा फटा तट होता है, यहाँ पर जहाज काफी अंदर तक महाद्वीप के आंतरिक भागों तक प्रवेश कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से नौकाएं अंदर तक आती हैं और यहाँ नौका पे सवार करने वाले यात्री और सामान को उतारा या फिर चढ़ाया जा सकता है। तो बंदरगाह क्या होते हैं? यात्री या सामान को उतारने या चढ़ाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो दो प्रकार से निर्मित होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह ऐसे होते हैं जो कटी फटी तटरेखा के सहारे प्रकृति द्वारा ही ऑटोमेटिक बन जाते हैं, यानी लहरों के कटाव के द्वारा या फिर महाद्वीप की आकृति के द्वारा ही निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम बंदरगाह, जिनको समुद्र के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, मनुष्य के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो लगभग आई आकार के या फिर एल आकार के बंदरगाह होते हैं, जहां से जहाजों को प्रवेश कराकर सामान को उतारा या चढ़ाया जाता है। अब देखिए बंदरगाह किसे कहते हैं? तो बंदरगाह किसी बड़े जल निकाय या बड़े जलीय क्षेत्र या समुद्र से जुड़ा हुआ छोटा जल समूह होता है, जहां जलयान व नावों को जल निकाय तक यानी ओशन के अंदर तक आसानी से पहुंचा सकते हैं और महाद्वीप पर वापस लाकर छोड़ सकते हैं। सरल शब्दों में बंदरगाह समुद्र का तट होता है और महाद्वीप का ऐसा नगर होता है जहां पर जहाज रुकते व ठहरते हैं। यहाँ से लोग व सामान जहाजों से भूमि पर आ सकते हैं और जा सकते हैं। ठीक है, तो बंदरगाह मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। वैसे बंदरगाह दो ही प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रूप से निर्मित होने वाले बंदरगाह और कृत्रिम रूप से निर्मित होने वाले बंदरगाह, यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित होने वाले या फिर प्राकृतिक रूप से अपने आप बनने वाले बंदरगाह होते हैं। ये बंदरगाह अधिक गहराई के नहीं होते हैं। तो बंदरगाह मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं अंतर्देशीय बंदरगाह, नंबर 2 मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले बंदरगाह, नेक्स्ट है सूखे बंदरगाह और फोर्थ है समुद्री बंदरगाह। तो सबसे पहला है अंतर्देशीय बंदरगाह। तो इसमें क्या होता है कि झील या नदी या नहर में स्थित कोई भी बंदरगाह है जिसकी समुद्र या महासागर तक उसको पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, इसका संपर्क कहाँ होता है? महाद्वीप के अंदर से ले जाकर के और ओशन तक इसका संपर्क होता है, यानी महाद्वीप के आंतरिक भागों से चल करके समुद्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अंतर्देशीय बंदरगाह कहलाते हैं ऐसे क्षेत्र। तो झील या नदी या नहर में स्थित कोई भी बंदरगाह जिसका समुद्र या महासागर दोनों से संपर्क होता है, इस किसी भी जहाज या माल को समुद्र से बंदरगाह तक जाने या माल को उतारने की अनुमति दे सकता है, उसे अंतर्देशीय बंदरगाह कहा जाता है। अधिकांश अंतर्देशीय बंदरगाह बंदरगाहों की तुलना में उथले हैं, अर्थात इनकी गहराई कम होती है, इसलिए वे गहरी डॉकिंग की अनुमति नहीं देते हैं।
परंतु कुछ अंतर्देशीय बंदरगाह छोटे आकार के जहाजों को अनुमति देते हैं जिनका उपयोग सिर्फ लोगों को ले जाने के लिए और मछली पकड़ने की जैसी गतिविधियों के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, एक बात और देखिए कि बंदरगाह का यूज हम मछली पकड़ने के लिए भी करते हैं। तो मछलियां बंदरगाहों से ही पकड़ी जाती हैं, ना कि ओशन के बहुत गहरे भाग से पकड़ी जाती हैं। वो महाद्वीप के तटीय किनारे से ही पकड़ी जाती हैं, क्योंकि मछलियां ऐसे क्षेत्र पर ही पनप सकती हैं जहां पर गहराई अधिक नहीं हो। अब देखिए मछली पकड़ने का बंदरगाह। तो मछली पकड़ने के लिए बंदरगाह मुख्य रूप से वाणिज्यिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, यानी व्यापार से जुड़े होते हैं। मछली पकड़ने की गतिविधियों को भी एक प्रकार का मनोरंजन का कार्य समझा जा सकता है। एक मछली पकड़ने के बंदरगाह का अस्तित्व पूरी तरह से समुद्र में उस क्षेत्र में मछली की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अर्थात कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर उथला सागर है, उथला सागर यानी सागर की गहराई कम होती है और बंदरगाह वाला एरिया होता है। जैसे ये महाद्वीप का तट है और तट के आसपास में कम गहराई वाला सागर है और उस सागर में मछलियों के लिए आवश्यक या अनुकूल दशाएं विद्यमान हैं। तापमान, जैसे खाद्य सामग्री उनकी जू प्लैंकटन, और जू प्लैंकटन के लिए आवश्यक दशाएं जैसे प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन। फिर आता है लवणता और ओशन की कम गहराई जहां पर प्रकाश भी पहुंच सकता हो। तो ऐसे क्षेत्र पर ही मछलियां सर्वाधिक मिलती हैं और ऐसे क्षेत्रों पर ही मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। और जिन क्षेत्रों पर मछलियां अधिक उपलब्ध होती हैं वहीं पर मछली पकड़ने का कार्य वाणिज्यिक स्तर पर किया जाता है, यानी बड़े क्षेत्र पर किया जाता है। व्यापार के लिए ये क्रियाकलाप किया जाता है। अंतर्देशीय बंदरगाह या बंदरगाह दोनों का उपयोग मछली पकड़ने के बंदरगाह के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है सूखे बंदरगाह। तो ये क्या होते हैं? अंतर्देशीय टर्मिनल जिन्हें सड़क या रेल परिवहन सुविधाओं के माध्यम से एक बंदरगाह से जोड़ा जा सकता है, उन्हें सूखे बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। वे आमतौर पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में काम करते हैं। एक सूखा बंदरगाह माल के आयात और निर्यात के लिए फायदेमंद होता है। यह पड़ोसी बंदरगाह पर बिना रोक टोक के भीड़ को कम करने में मदद करता है। एक शुष्क बंदरगाह के कार्य काफी हद तक एक बंदरगाह के समान ही होते हैं, इस अपवाद के साथ कि यह समुद्र के पास स्थित नहीं है। यानी सूखे बंदरगाह होते हैं वो ओशन के निकट नहीं होते हैं, वो महाद्वीप के आंतरिक भाग में ही होते हैं, लेकिन इनका संपर्क फिर ट्रेनों के माध्यम से या सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया है, सूखे बंदरगाह कहलाते हैं। इनका मुख्य कार्य अंतर्देशीय गंतव्यों को जाने वालों को कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हें ट्रांसशिपमेंट के लिए बंदरगाह के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो एक बंदरगाह से जुड़ा हुआ होता है और अनियमित संचालन जैसे बिलिंग और आयात निर्यातक समन्वय को संभालता है। तो सूखे बंदरगाह पर लगभग आप ये समझ ले कि ऑफिशियल बंदरगाह होता है ये, यहाँ पर बिलिंग और आयात निर्यात के समन्वय से संबंधित क्रियाकलाप यहाँ पर किए जाते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर ट्रेनों का संपर्क होता है या सड़कों से यहाँ पर कनेक्ट होता है, जिससे कि सामान को भी पहुंचाया जाता है और भीड़ भाड़ को कम करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट है समुद्री बंदरगाह। तो ये क्या होते हैं? बंदरगाह दुनिया भर में वाणिज्यिक शिपिंग गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रचलित प्रकार के बंदरगाह हैं, जो समुद्री बंदरगाह हैं। ये बंदरगाह पानी पर बने होते हैं और इनमें छोटे बड़े दोनों प्रकार के जहाजों को रखा जा सकता है। यानी ये समुद्र के
अंदर बने होते हैं। समुद्र तट पर असंख्य बंदरगाह होते हैं जिनमें से सभी चल रहे कार्गो संचालन में व्यस्त हैं। एक कार्गो पोर्ट या एक क्रूज पोर्ट दो अलग अलग प्रकार के बंदरगाह हैं। दुनिया के कुछ सबसे पुराने बंदरगाहों का उपयोग अभी भी मछली पकड़ने और मनोरंजन के उद्देश्य से किया जाता है, समुद्री बंदरगाहों का। वाणिज्यिक गतिविधियों को करने के लिए हम ओशन का सहारा लेते हैं, यानी समुद्री परिवहन का सहारा लेते हैं, जहाजों का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपेक्षाकृत वायु परिवहन के, यानी वायु परिवहन की बजाय जल परिवहन या समुद्री परिवहन कम खर्चीला होता है। इसी के कारण से जो लंबी दूरी तक अत्यधिक भार को ले जाने की क्षमता समुद्री परिवहन में होती है और इसी के कारण से जल परिवहन का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कार्गो बंदरगाह किसे कहते हैं? तो ये बंदरगाह उनके द्वारा संभाले जाने वाले कार्गो के अनुसार संचालित होते हैं, यानी कार्गो के अनुसार संचालित होते हैं और आपूर्ति की जाने वाली सुविधाएं बंदरगाह से बंदरगाह तक भिन्न भिन्न होती हैं। तो एक या कई प्रकार की वस्तुओं को संभालने के लिए कार्गो पोर्ट बनाया जाता है, यानी अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को कैटेगराइज करके यहाँ पर संभाला जाता है। तो कार्गो बंदरगाह का उपयोग तरल ईंधन, रसायन, खाद्यान्न, लकड़ी, मशीनरी, ऑटोमोबाइल सभी को विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाता है। गहरे पानी के बंदरगाहों का कभी कभी कार्गो बंदरगाह के साथ संयोजन कर दिया जाता है, यानी दोनों को जोड़ दिया जाता है, और जिसमें बड़े जहाजों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त गहराई नहीं होती है। तो थोक बंदरगाह लकड़ी, तरल रसायन, गैसोलीन, खाद्यान्न, ऑटो आदि कार्गो को संभालते हैं। कंटेनर बंदरगाह, कार्गो बंदरगाह में जैसे थोक बंदरगाह होता है, दूसरा कंटेनर बंदरगाह होता है। तो कंटेनरीकृत कार्गो या कंटेनर में कार्गो को संभालते हैं। ऑल इन वन पोर्ट को कभी कभी इस श्रृंखला में पेश किया जाता है कि इस प्रकार का बंदरगाह न केवल विशेष कार्गो को संभालता है बल्कि एक ही बंदरगाह में सभी प्रकार के कार्गो का प्रबंधन भी कर सकता है। तो ये ऐसा पोर्ट होता है जो सभी प्रकार के मैनेजमेंट संबंधी कार्य करता है। नेक्स्ट आता है पोर्ट ऑफ कॉल। तो ये कैसे बंदरगाह होते हैं? ये दो बड़े बंदरगाहों के बीच में कुछ ऐसा एक बंदरगाह बनाया जाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी दो बड़े बंदरगाहों के बीच में संचरण कर रहे जहाजों को ईंधन या फिर आवश्यक सामग्री प्रदान करता है। तो देखिए पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? मिड पॉइंट पोर्ट भी कहा जाता है इसे। क्यों? जिसे पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में भी जाना जाता है। एक जहाज के मार्ग में बीच में रखा जाता है। ईंधन की आपूर्ति के साथ में कार्गो लोडिंग और अनलोडिंग को स्वीकार करता है। ये पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब है कार्गो संचालन या परिवहन आपूर्ति या ईंधन के लिए इनकी निर्धारित यात्रा पर जहाज के लिए एक मध्यवर्ती पड़ाव है। यह एक बंदरगाह है जहां पर एक जहाज अपने घरेलू बंदरगाहों को छोड़कर रुकता है, यानी उसका जो डेंसिटी, यानी एक ऐसा जहाज जो कि अपने गंतव्य मार्ग में बीच में रुकता है, अर्थात अपनी डेस्टिनी में बीच में जहां आराम करता है, यानी जहां से आवश्यक फ्यूल लेता है, उसे कहते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। ऐसे बंदरगाह होते हैं। तो एक जहाज के होम पोर्ट और उसके गंतव्य पोर्ट के बीच में ट्रांजिट पोर्ट के रूप में सेवा करने के लिए जाना जाता है पोर्ट ऑफ कॉल को। नेक्स्ट आता है क्रूज बंदरगाह। ये क्या होते हैं? तो यह क्रूज शिप गतिविधियों में माहिर है। यात्रियों को उनके भ्रमण के प्रारंभ और अंत में क्रूज जहाजों पर चढ़ाने और उतारने के लिए एक
मंच प्रदान करता है, ऐसे क्रूज बंदरगाह कहलाते हैं। दैनिक गतिविधियों के अलावा एक क्रूज होम पोर्ट भी एक शानदार यात्रा के लिए आवश्यक प्रावधान प्रदान करने के लिए जाना जाता है। आपूर्ति के स्रोत अन्य चीजों के अलावा ईंधन से लेकर के स्वादिष्ट व्यंजन तक हो सकते हैं। तो एक विशिष्ट क्रूज होम पोर्ट में हमेशा भीड़ होती है और यात्रियों के साथ परिभ्रमण होता है। लगातार बोर्डिंग, लोडिंग और अनलोडिंग गतिविधियों के कारण से यह बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह होते हैं। ठीक है, तो क्रूज बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह होते हैं। इसके अलावा बंदरगाह पर बंदरगाह प्राधिकरण एक सुरक्षित क्रूज सेल के लिए सभी औपचारिकताओं और व्यवस्थाओं की प्री प्लान्ड योजनाएं बनाता है और क्रियान्वयन करता है। नेक्स्ट आता है कि किसी भी देश की व्यापारिक स्थिति उस देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है, अर्थात जिस देश का व्यापारिक स्थिति मजबूत होती है उसका आर्थिक स्तर भी मजबूत होता है। तो भारी माल को यानी वजनी माल को आयात व निर्यात करने के लिए जहां पर समुद्री परिवहन विद्यमान होता है, ऐसा देश विकास की गति पे अग्रसर होता है। तो समुद्री परिवहन का सबसे सस्ता साधन है और इसी के कारण से देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारत के 9 तटीय राज्य हैं। भारत का दक्षिणतम भाग है जो समुद्री सीमा यानी हिंद महासागर से सीमा लगती है, और भारत के 9 ऐसे राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऐसे 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा रखते हैं, जो 7516.6 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा बनाते हैं और इन्हीं तटीय सीमा के सहारे बंदरगाह भी निर्मित है। तो इसी प्रकार से जो दक्षिण का पठार है उसके पूर्वी भाग में यानी बंगाल की खाड़ी के तट पर जो स्थित बंदरगाह हैं उनको पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कहते हैं और पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कहते हैं। भारत में टोटल 13 मुख्य बंदरगाह हैं। भारत का समुद्री क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आकार का है, ठीक है, जिसमें 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें से 12 बंदरगाह ऐसे हैं जो सरकारी स्वामित्व वाले हैं और एक ऐसा है जो प्राइवेट बंदरगाह है, और 205 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। 7516.6 किलोमीटर तक फैले समुद्र तट के साथ में बंदरगाह मौजूद हैं। तो कुछ छोटे बंदरगाह हैं, यानी 200 के आसपास क्या हैं, छोटे बंदरगाह हैं, और बड़े 13 मुख्य बंदरगाह हैं। देश में 13 मुख्य बंदरगाह और 200 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनको छोटे बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जहां प्रमुख बंदरगाह शिपिंग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, वहीं गैर प्रमुख बंदरगाह संबंधी राज्य, समुद्री बोर्डों और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। तो जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो शिपिंग मिनिस्ट्री के प्रशासनिक नियंत्रण में है, और जो छोटे बंदरगाह हैं वो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। भारत में 13 सरकारी स्वामित्व वाले प्रमुख बंदरगाहों में से 12 भारत सरकार के स्वामित्व में हैं, जबकि चेन्नई का एन्नोर बंदरगाह एक निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह है। दो 200 गैर प्रमुख बंदरगाहों में से लगभग 65 बंदरगाहों को कार्गो संभालता है और अन्य पोर्ट सीमाएं हैं जहां कोई कार्गो नहीं संभाला जाता है, और इनका उपयोग मछली पकड़ने के लिए, जहाज और छोटे घाटों द्वारा खाड़ी को पार करने के लिए, यात्रियों को ले जाने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो कुल 200 प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित राज्य में मौजूद हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक बंदरगाह 53, गुजरात में 40, तमिलनाडु में 15 है, कर्नाटक में 10 है और अन्य 82 बंदरगाह पाए जाते हैं। बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार मात्रा के हिसाब से भारत का लगभग 95% व्यापार और मूल्य के हिसाब से 70% परिवहन के माध्यम से किया जाता है, यानी समुद्री मार्ग से हम 95% व्यापार करते हैं।
क्योंकि अधिक भार को ढोने की क्षमता समुद्री परिवहन में ही होती है और इसी के कारण से समुद्री परिवहन सस्ता पड़ता है बजाय कि वायु परिवहन के। इसी के कारण से 95% व्यापार है वो जलयानों के माध्यम से किया जाता है। पहले भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह सहित 14 प्रमुख बंदरगाह हैं। कंटेनर ट्रैफिक की कमी के कारण से पोर्ट ब्लेयर ने अपना मेजर पोर्ट टैग खो दिया है। ठीक है, भारत सरकार ने इस बंदरगाह के आधुनिकीकरण की योजना बनाई है और सागरमाला योजना क्या है? जो भारत के तटवर्ती राज्य हैं उनको सीमाओं से क्या करना, कनेक्टिविटी निर्धारित करना। तो ऐसे क्षेत्र जो ओशन के साथ साथ लगे हैं उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाना सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है। 2015 में भारत सरकार ने देश में बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सागरमाला परियोजना प्रारंभ की थी। मौजूदा बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, इसमें नए बंदरगाह का विकास किया जाएगा और बंदरगाह कनेक्टिविटी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है और बंदरगाह से जुड़ा औद्योगिकरण बढ़ाना इस परियोजना के प्रमुख घटक हैं। तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान या पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल राज्यों में फैला हुआ है। इसे आगे 3 तटों में विभाजित किया जाता है। तो भारत का जो पूर्वी तट है उसको 3 भागों में बांटा है। तमिलनाडु तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश तट को आंध्र तट कहा जाता है और उड़ीसा के तट को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार से जो पूर्वी तटीय मैदान है वहां पर बंदरगाह मिलते हैं। तो पोर्ट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, वो कोलकाता बंदरगाह का ही एक अन्य नाम है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता पोर्ट का नाम है जो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है हल्दिया बंदरगाह, वेस्ट बंगाल में ही पाया जाता है। ये कोलकाता बंदरगाह या हल्दिया बंदरगाह दोनों को एक ही बंदरगाह आप कह सकते हैं, क्योंकि कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए ही हल्दिया बंदरगाह को बनाया गया है। अर्थात इनको ये कोलकाता बंदरगाह का ही सहायक बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह का ही एक सहायक बंदरगाह है। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह जो कि मिलता है ओडिशा तट पे। विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि एक गहरा पोर्ट है जिसकी डेप्थ बहुत अधिक है, आंध्र प्रदेश तट पर पाया जाता है। नेक्स्ट है एन्नौर पोर्ट जो तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में पाया जाता है और तुतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में गुजरात से लेकर के यानी कच्छ की खाड़ी से लेकर के और दक्षिण में कन्याकुमारी तक वाला एरिया जो कि भारत का पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। गुजरात में केरल से लेकर के महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से होकर के गुजरता है। यह पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है। आगे 4 तटों में विभाजित हो जाता है। कच्छ का तट, काठियावाड़ तट, गोवा वाला तट, कोंकण तट और फिर केरल वाला मालाबार तट। इसी प्रकार से पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह को देखते हैं। कोच्चि बंदरगाह जो कि केरला में है। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है।
मार्मागांव द्वीप गोवा में है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको नाहवा सेवा पोर्ट कहते हैं, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। पंडित दीनदयाल पोर्ट कांडला बंदरगाह का ही नया नाम हो गया है, जो कि गुजरात में अवस्थित है। नेचुरल पोर्ट और आर्टिफिशियल पोर्ट की बात करें तो नेचुरल पोर्ट को ग्रीन से दिखाया है, दीनदयाल पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मार्मागांव, न्यू मैंगलोर पोर्ट और कोचीन पोर्ट। आर्टिफिशियल बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको नाहवा सेवा के नाम से जाना जाता है। विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वीप या फिर कोलकाता बंदरगाह, इसी का सहायक बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, ये सभी बंदरगाह आर्टिफिशियल बंदरगाह हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है, जो आप देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी तट पर स्थित बंदरगाह और अरब सागर में स्थित बंदरगाह। भारत के मुख्य बंदरगाह और कौन से स्टेट में स्थित हैं? तो कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल में है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तट पर है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश तट पर स्थित है, कामरजार पोर्ट तमिलनाडु पे है, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु है, तूतीकोरिन तमिलनाडु है, कोचीन केरला में है, न्यू मैंगलोर पोर्ट और मर्मगांव पोर्ट गोवा में है और न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में है, कांडला पोर्ट गुजरात में है, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट अंडमान निकोबार। भारत में 13 सरकारी स्वामित्व वाले प्रमुख बंदरगाहों में से 12 भारत के सरकार स्वामित्व में है, जबकि चेन्नई का एन्नोर बंदरगाह है, जो निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह है, जिसका अन्य नाम कामरजार पोर्ट है। अब बात करते हैं कोलकाता पोर्ट की। तो कोलकाता बंदरगाह, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, वेस्ट बंगाल बंदरगाह वेस्ट बंगाल में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। तो सबसे पुराने बंदरगाह में कोलकाता बंदरगाह आता है। इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। यह एकमात्र नदी पर निर्मित बंदरगाह है। तो इस बंदरगाह में ट्विन डॉक सिस्टम है, यानी हल्दिया डाक और कोलकाता डाक। हल्दिया हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जबकि हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह लौह अयस्क, चमड़ा, कोयला, तांबा, स्टील, चाय का प्रमुख निर्यातक बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से आने वाले सामान को संभालता है। नेक्स्ट है हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स। हल्दिया बंदरगाह हुगली और हल्दी नदी के संगम पर बनाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य कोलकाता पोर्ट का भीड़ कम करना उद्देश्य है। व्यापार की मुख्य वस्तुएं खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पाद यहां से निर्यात किए जाते हैं। पारादीप पोर्ट उड़ीसा का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। पारादीप पोर्ट, इसका निर्माण महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर हुआ है। यह प्राकृतिक और गहरे पानी का बंदरगाह है। 1966 में इसे भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था और यह स्वतंत्रता के बाद चालू होने वाला भारत के पूर्वी तट पर पहला प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चालू होने वाला भारत के पूर्वी तट का प्रमुख पहला बंदरगाह था। लौह अयस्क और कोयला ऐसे घटक हैं जिनका मुख्य रूप से इस बंदरगाह पर परिवहन किया जाता है। तो अयस्क
लोहे वाला और कोयला को यहाँ से निर्यात किया जाता है। पारादीप बंदरगाह में पानी के नीचे की नरम मिट्टी का लाभ है। इसी वजह से जरूरत के हिसाब से नरम मिट्टी को आसानी से काट करके गहराई बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट। तो विशाखापट्टनम पोर्ट बंदरगाह, जिसे विजाग बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश तट पर स्थित है। यह चेन्नई बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह के बीच में है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, देश के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। यह भारत का सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित लैंडलॉक बंदरगाह है। कार्गो हैंडलिंग के मामले में विजाग बंदरगाह देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसमें 3 बंदरगाह सम्मिलित हैं, यानी ये आंतरिक बंदरगाह भी है, बाहरी बंदरगाह भी है और यह मछली पोर्ट भी है। तो लौह अयस्क का निर्यात यहाँ से किया जाता है। यहाँ पर तेल, कोयला, एल्यूमिना, प्लेट प्रमुख सामान जिनका आयात निर्यात यहाँ से किया जाता है। तो यहाँ पर देश का अधिकांश लौह निर्यात यहीं से किया जाता है, विशाखापट्टनम से। कामराजार पोर्ट, जिसको एन्नोर पोर्ट के नाम से जाना जाता है, यह तमिलनाडु में स्थित है, जो एक निजी स्वामित्व द्वारा संचालित बंदरगाह है। यह भारत का कॉरपोरेट बंदरगाह है और भारत का एकमात्र निगमीकृत प्रमुख बंदरगाह है। देश का 12वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था और इसका 67% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास में है। कामराजार बंदरगाह में बड़े पैमाने पर कोयले का परिवहन किया जाता है। इसके अलावा यह लौह अयस्क, पेट्रोलियम उत्पादों आदि जैसे उत्पादों से संबंधित है। नेक्स्ट आता है चेन्नई पोर्ट। तो चेन्नई पोर्ट, जिसे मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसे बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़े बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह कृत्रिम बंदरगाह है और 1881 में खोला गया, जो इसे भारत का तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है। 1983 में भारत का पहला समर्पित कंटेनर टर्मिनल बनाया गया था। इस बंदरगाह पर ऑटोमोबाइल, लौह अयस्क, कोयला, ग्रेनाइट, पेट्रोलियम उत्पाद व उर्वरक का बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट आता है तूतीकोरिन, जिसे चिदम्बरनार बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जो तमिलनाडु तट पर स्थित है। यह देश का 4th सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है और तमिलनाडु का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। तमिलनाडु तट पर स्थित है। यह सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना के पूरा होने पर, जो भारत और श्रीलंका के बीच उथले जलडमरू में एक शिपिंग मार्ग बनेगा, उससे यह भारत का प्रमुख बंदरगाह बन जाएगा। तो देखिए, सेतु समुद्रम शिपिंग नहर भारत और श्रीलंका के मध्य एक कम गहराई वाले सागर के बीच बनाई जाएगी, जिसके बीच में भारत का यह प्रमुख बंदरगाह बन जाएगा। रणनीतिक रूप से पूर्व पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के बहुत ही करीब स्थित है। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में मोती मछली पालन के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। इस बंदरगाह पर कोयला, तेल, चीनी, नमक, पेट्रोलियम उत्पादों जैसे सामानों का व्यापार यहाँ से किया जाता है। नेक्स्ट आता है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित यह बंदरगाह है। यहाँ पर जहाज और वायु द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप से पोर्ट ब्लेयर जुड़ा हुआ है। यह बंदरगाह सऊदी अरब और यूएस, सिंगापुर के शिपिंग लेन के बीच में स्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ट्रस्ट द्वारा संचालित है। इसके साथ पोर्ट ब्लेयर भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह माना जाता है।
भारत के पश्चिमी तट में प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो मेजर पोर्ट इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में गुजरात की कच्छ की खाड़ी से लेकर के और दक्षिण में केरल यानी मालाबार तट तक फैला हुआ है। यह पश्चिमी भाग पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित है। इसे आगे 4 तटों में विभाजित किया गया है, जो गुजरात तट कच्छ की खाड़ी से लेकर के और मालाबार तट तक है। तो कच्छ वाला तट, काठियावाड़ तट, नेक्स्ट है कोंकण तट तथा मालाबार तट। भारत के पश्चिमी तटों में स्थित भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें कांडला पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जिसको नहावा शेवा के नाम से जानते हैं, मुंबई पोर्ट है, मोरमुगांव गोवा में है, द्वीप है, न्यू मैंगलोर पोर्ट है और कोचीन पोर्ट है। सबसे पहले देखते हैं कोचीन पोर्ट। तो कोचीन बंदरगाह, जिसे कोच्चि बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, विलिंगडन द्वीप और वल्लारपदम द्वीप के बीच में स्थित है, जो कोच्चि झील में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जिसे वल्लारपदम टर्मिनल के रूप में भी जाना जाता है, भारत में पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल था और देश में सबसे बड़ा कंटेनर शिपमेंट इसमें सुविधा मिलती है। यह सुविधा कोचीन बंदरगाह का एक हिस्सा है। यह देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। भारत के जहाज निर्माण केंद्रों में से भी एक है कोचीन पोर्ट। यहाँ से जहाज बनाए जाते हैं। कोचीन बंदरगाह मुख्य रूप से कॉफी, चाय, मसाले, नमक, उर्वरक का आयात और निर्यात से संबंधित है। नेक्स्ट आता है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर द्वीप यह कर्नाटक के मैंगलोर में स्थित है। गुरुपुरा नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित यह बंदरगाह है। यह देश का 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा और आंतरिक बंदरगाह भी है। पेट्रोलियम उत्पाद, एलपीजी, उर्वरक और लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है मैंगलोर द्वीप। नेक्स्ट आता है मोरमुगांव, यानी गोवा में जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है और यह बंदरगाह कोंकण रेलवे से जुड़ा हुआ है। यह बंदरगाह भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। इस बंदरगाह पर कपास, मैग्नीज और नारियल का व्यापार किया जाता है। मारमागांव द्वीप से तथा रत्नागिरी पोर्ट से और मारमागांव पोर्ट से भारत का लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट आता है मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट का अन्य नाम बॉम्बे बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और देश के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। यानी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट है। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है और यह देश का कुल निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा यहीं से निर्यात किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नहावा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। यह देश में लगभग 56% कंटेनरों को संभालता है और यह सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। इस बंदरगाह के माध्यम से कपड़ा, बोनलेस मीट, कालीन, मशीनरी, रसायन, वनस्पति तेल जैसे सामानों का यहाँ से परिवहन किया जाता है। भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया है, जिसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इस बंदरगाह में ही स्थित है। नेक्स्ट आता है कांडला बंदरगाह, जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है। इसका अन्य नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम पर रखा गया है, यानी पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से फिलहाल में ये जाना जाता है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और भारत के विभाजन के समय
या विभाजन के कारण पश्चिमी भारत के लिए सेवा के लिए कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया था। क्यों? क्योंकि कराची बंदरगाह का पाकिस्तान में जाने के कारण से कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया था। तो कांडला बंदरगाह को व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस बंदरगाह पर खाद्यान्न और तेल बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाते हैं, आयात किए जाते हैं। इसके अलावा इस बंदरगाह पर मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद, लवण, रसायन और वस्त्रों का आयात निर्यात किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये थे भारत के महत्वपूर्ण पोर्ट। और अब ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। कैनियन का निर्माण होता है हवा के द्वारा, नदी के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, समुद्री लहरों के द्वारा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.